हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक मानव शास्त्र के आपके प्रश्न पत्र में संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक प्रारूप के बारे में। अभी तक हम लोग यह जान चुके हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र में जो प्रारूप हैं वह कोई भी वास्तविक या काल्पनिक स्थिति जो कि किसी भी समस्या के हल के लिए हम उसको उपयोग में लेते हैं, विश्लेषण के लिए उपयोग में लेते हैं। प्रारूप की भूमिका जो है वो सैद्धांतिक ज़्यादा होती है, व्यवहारिक कम होती है, और हम यह भी जानते हैं कि यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक ऐसी प्रविधि जिसे हम सामाजिक या भौतिक स्थितियों में आदर्श रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जो प्रारूप हैं उसको मानव शास्त्र में कई भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने चर्चा की उद्विकासीय प्रारूप की और तुलनात्मक प्रारूप की। आज हम बात करने वाले हैं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक प्रारूप के बारे में। यह जो अवधारणा है, प्रारूप का जो प्रकार है, हमें मूल रूप से समाजशास्त्र से प्राप्त होता है, जहां हम यह देखते हैं कि समाज और शरीर यानी सावयव जो है, इन दोनों की तुलना आपस में की जाती है। जिस प्रकार से शरीर जो है उसमें विभिन्न अंग मिलकर उसकी संरचना बनाते हैं, हाथ, पैर, नाक, आँख इत्यादि जो हैं वो इसकी संरचना को बनाते हैं, और हम देखते हैं कि इनका शरीर में एक निश्चित स्थान ही नहीं बल्कि एक निश्चित प्रकार्य भी होता है। इस प्रकार से जब यह संरचना बनती है तो इसके विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, और इस प्रकार संरचना और विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले प्रकार्य और ये प्रकार्यात्मक संबंध एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनको अलग नहीं किया जा सकता। यही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि जो संरचना है उसका आवश्यक रूप से कोई ना कोई प्रकार्य जो है वो होगा ही होगा। वह समाज में तभी अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। अगर हम सावयव के साथ इसको देखें तो आप देखिए कि शरीर का यदि कोई अंग अपना काम सही ढंग से नहीं करता है तो हम देखते हैं कि शरीर बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से समाज का यदि कोई अंग ढंग से काम नहीं करता है, उसके जो अंग हैं उनमें आप जानते हैं कि व्यक्ति, समूह, संस्था, समितियां, ये सारे के सारे इसके अंगों में आते हैं, और हम देखते हैं कि यदि इनमें से भी कोई अंग सही ढंग से काम नहीं करता तो समाज विघटन की स्थिति में आ जाता है। हम देखते हैं कि ये सारी बातें समाज पर लागू होती हैं। समाज की अपनी एक संरचना होती है जिसका निर्माण सामाजिक इकाइयों के द्वारा होता है, और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि प्रत्येक इकाई का अपना कोई ना कोई कार्य होता है। समाज या उसके किसी भी अंग का यथार्थ रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो संरचना और प्रकार्य के संदर्भ में यह अध्ययन हम करते हैं। जब हम समाज में संरचना की बात करते हैं तो समाज को कोई अखंड व्यवस्था नहीं मानते, बल्कि यह कई अंगों अर्थात इकाइयों, व्यक्ति, समूह, संस्था, समितियां आदि से मिलकर बनती है, जिनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। इनका एक बाहरी रूप या प्रतिमान पाया जाता है और ये सब कुछ मिलकर एक संरचना बनाते हैं। अगर एक साधारण से उदाहरण से इसे समझें संरचना को, तो हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ईंट, मिट्टी, पत्थर, ईंटें मिलकर एक संरचना का निर्माण करती हैं, एक कमरा बना सकती हैं, एक मकान बना सकती हैं, बाहरी रूप से हम उसे देख सकते हैं, तो उसी प्रकार समाज की ये सभी इकाइयाँ या अंग मिलकर समाज की संरचना बनाती हैं, एक निश्चित व्यवस्था के रूप में हमारे सामने रहती हैं। अब हम देखते हैं कि पार्सन ने इन संस्थाओं के संदर्भ में हमें क्या दृष्टिकोण प्रदान किया है। पार्सन कहते हैं कि ये परस्पर जो संबंधित
संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं, एजेंसियां जो हैं सामाजिक प्रतिमान, और इनके अंदर फिर मिल जाते हैं समूह के प्रत्येक सदस्य का पद के साथ साथ उसकी भूमिका, यानी कि जो वो रोल परफॉर्म कर रहा है, जो वो कार्य कर रहा है, यह सब कुछ मिलकर विशिष्ट व्यवस्थित रूप से जब समाज में लागू होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो यह सामाजिक संरचना बनाते हैं। अब हम यदि इसी संदर्भ में प्रकार्य को देखें तो सामाजिक संरचना की एक एक स्थिति, फिर उसकी भूमिका और उसके सुनिश्चित कार्य, सुनिश्चित यानी जो उसका कार्य है व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने के लिए, यह सब मिलकर प्रकार्य या फंक्शन कहलाते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण जो है वो समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में उभर कर सामने आता है। अब हम यह भी देखते हैं कि ये जो हमारे सामने दृष्टिकोण आया, जो प्रारूप आया, यह तुलनात्मक और ऐतिहासिक के विरोध में हमारे सामने आया। समाज को एक नियमित व्यवस्था माना जाता है और उसके सभी अंग या इकाइयाँ एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर अंतर निर्भर भी होते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं चल सकता, यह हम भली भांति जानते हैं। अब जो ये व्यवस्था है, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये संपूर्णता को महत्व देती है, ना कि विभिन्न भागों या इकाइयों को। व्यवस्था की जो अंतर्निर्भरता है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है, वह एक भाग में परिवर्तन या अन्य भागों में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना करती है। एक में परिवर्तन होगा तो माना जाता है कि दूसरे भाग में परिवर्तन होगा, वह धीरे धीरे हो सकता है, तेजी से हो सकता है। और इसको हम देखते हैं कि जब हम जाति प्रथा में परिवर्तन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विवाहों की व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। अब हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की जो अध्ययन सामग्री है वो केवल आदिम समाज नहीं है। बहुत सारे समाजों का अध्ययन अनेक समाज वैज्ञानिकों ने, अनेक मानवशास्त्रियों ने किया है, जिसमें हम रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की का नाम लेते हैं, जिन्होंने अनेक जनजातियों का या ग्रामीण समाजों का अध्ययन करके बहुत सारे उदाहरणों को हमारे सामने रखा है। और यह प्रकार्य की जो अवधारणा है, यह ब्राउन ने इमाइल दुर्खिम से ग्रहण की, जबकि दुर्खिम प्रकार्य के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करके हमें समझाते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए रैडक्लिफ ब्राउन हमारे सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदि हम संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक प्रारूप की हम बात करते हैं तो इसके लक्षणों को देखना शुरू करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे कि सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, व्यक्तिक या जैविक व्यवस्थाएं हैं, इनके बीच में सीमाओं का निर्धारण यह प्रारूप करता है। और विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों जो कि बहुत पुरानी हैं, प्राग ऐतिहासिक हैं, उनके स्वरूप को निश्चित करता है। और स्थायित्व, एकीकरण और व्यवस्था की अधिकतम जितना वो प्रभाव डाल सकते हैं उसके प्रति रुचि को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकार्य को एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर मानकर अध्ययन किया जाता है। और इस दृष्टिकोण से किसी भी संस्था का अध्ययन करने के लिए उसकी संरचना के स्वरूप को निश्चित करने के लिए पूरी की पूरी जितनी भी सामाजिक संरचना की हम बात करते हैं, संपूर्ण सामाजिक संरचना में उनके प्रकारों को मालूम किया जाता है। अब हम यह भी देखते हैं कि इसमें समग्र समाज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और समाज को बनाने वाली विभिन्न इकाइयों के प्रकार्य और उनके सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।